आज हमारा अहम टॉपिक है वी हैव टू डिस्कस द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम. टुडे वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स इन इस्लाम. जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, इसकी क्या रीजन है? अब 42 हुए हैं बड़ी मुश्किल से. जी, the topic we have to discuss is political system of Islam, concept of politics and governance in Islam. You have a question about what? नहीं, आप लिख के करें बेटा, ताकि ये बीच में ये भी चलता रहे. आप अपना क्वेश्चन टाइप करें जो भी है. We have to discuss the political system of Islam. Does Islam give you any concept of governance, or you have to borrow it from somewhere else? क्या इस्लाम आपको कोई हुकूमती निज़ाम का तस्वुर भी देता है, या ये आपको कहीं और से मांगना पड़ता है? जी, इसका जवाब ये है कि इस्लाम एक हुकूमती निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाता है. यस, सैयद मौदूदी की जो बात बेटा आपने पूछी है, दैट इज राइट. अब सैयद मौदूदी ने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इस्लाम का डिस्कस किया है इन हिज फेमस बुक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम. पूरी किताब है उनकी इस पर, इस्लाम का सियासी निज़ाम. सो उसमें उन्होंने ना इस्लाम की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहा है और ना ही उसको थियोक्रेसी कहा है, बल्कि एक शूराई निज़ाम को उन्होंने डिस्कस किया है. सो सबसे पहले तो वी शुड हैव अ लुक ऑन डेफिनेशन गिवन बाय द फेमस सोशियो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ऑफ इस्लाम, इमाम गजाली, इब्न खल्दून एंड शाह वलीउल्लाह. According to Imam Ghazali, politics is to guide the people towards right path through their rectification for their welfare in the worldly life and the hereafter. उनकी किताब का नाम है अहयाउल उलूम. तो अहयाउल उलूम में इमाम गजाली की डेफिनेशन जो हमें मिलती है सियासत की, वो ये है कि सियासत अल्लाह की मखलूक को, ये मैं उर्दू में लिखने लग रहा हूं, सियासत अल्लाह की मखलूक को दुनिया और आखिरत में निजात दिलाने के लिए उनकी इस्लाह करके सीधे रास्ते पर रहनुमाई करना है. बोर्ड नजर आ रहा है बच्चों को? कैन यू सी इट क्लियरली?
एट्रीब्यूटिव आप किस सेंस में उनके इस जुमले को कोट कर रहे हैं? इसके आगे पीछे बेटा कोई तहरीर होगी ना। इसको एक जगह से अगर आप टेक्स्ट से हटाकर लिखेंगे तो शायद वो मीनिंग नहीं देगा जो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा ये सेंटेंस। इसके आगे पीछे उनकी तहरीर होगी। सिर्फ एक जुमला लिखेंगे तो मकसद पूरा नहीं होगा। ये जो आपने सवाल पूछा है, अगर एक जुमला उनका सिर्फ लिखेंगे तो मीनिंग्स पूरे नहीं होंगे। उससे आगे पीछे जो डिस्कशन है उसका साथ करेक्ट देना पड़ेगा। Yes, Ahya'ul Ulum is the name of book written by Imam Ghazali. And in Ahya'ul Ulum he has defined politics as, ये मैंने आपके सामने लिखी है, इसको नोट कर लें प्लीज। Then according to Ibn Khaldun, his famous book is Muqaddimah. Both books are in Arabic and have been translated in Urdu and English. ये ठीक लिखा है उन्होंने। जाहिर है ये जो रिलीजन, मैंने ये डिस्कशन आपके साथ की थी, अगर अब आपको याद नहीं है, क्रिश्चियनिटी को क्राइस्ट के नाम के साथ जोड़कर क्रिश्चियनिटी कह दिया गया, अदरवाइज तो उनके रिलीजन का नाम इस्लाम था। जितने सेमिटिक रिलीजन्स हैं ये हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। ये सवाल उस वक्त का था जब आपने इस्लाम को एज दीन डिस्कस किया था, उस वक्त ये बात हमने डिस्कस की थी। यहूदा के साथ एफिलिएशन की वजह से दे आर नोन एज यहूदी, बट द नेम ऑफ रिलीजन वाज इस्लाम। ऑफ कोर्स ये हमने डिस्कस किया था बेटा, अगर आपको याद हो। जी जी ठीक हो गया। सो अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून, politics is to sponsor or cater the needs of people. According to Ibn Khaldun, politics is to sponsor or cater the need of people and is the divine caliphate for implementation of his commandments. सियासत लोगों की जरूरियात की किफालत करना है। अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून, उर्दू वालों के लिए उर्दू में बता रहा हूं, सियासत लोगों की जरूरियात की किफालत करना है और अल्लाह के बंदों में अल्लाह के अहकाम की तनफीज के लिए, तनफीज का मतलब होता है नाफिज करना, अल्लाह के बंदों में अल्लाह के अहकाम की तनफीज के लिए अल्लाह की खिलाफत है, डिवाइन कैलिफेट। ये किसकी डेफिनेशन है? इब्ने खल्दून की। ये इंग्लिश में भी आपने देख ली, उर्दू में भी। एंड अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह, a famous socio-political scientist of Islam, a very famous personality of subcontinent, he defined politics in his famous book Hujjatullah al-Baligha. Hujjatullah al-Baligha is the name of book written by Shah Waliullah. He defined politics as, politics is associated with the wisdom that discusses to establish a bond and relation among the individuals of a community
Politics is associated with the wisdom that discusses to establish a bond and relation among the individuals of a community. सियासत उस हिकमत से इबारत है, सियासत उस हिकमत से इबारत है जो एक शहर के अफराद के दरमियान, जो एक शहर के अफराद के दरमियान ताल्लुक उस्तवार रखने की, ताल्लुक उस्तवार कायम करना, ताल्लुक उस्तवार रखने की कैफियत से बहस करती है। सियासत उस हिकमत से इबारत है जो एक शहर के अफराद के दरमियान ताल्लुक उस्तवार रखने की कैफियत से बहस करती है। भाई पिक्चर भेजें इनको, लिखा नहीं जाता हमारे बच्चों से। यार लिखा करो खुदा के लिए। देखिए सारा तो लिखा हुआ है आपके सामने है, बोर्ड भी आपको नजर आ रहा है, फिर भी आप पिक्चर मांगना चाहते हैं, हैं? पिक्चर भेज दें यार इनको। जी, so this is the definition of politics according to Islamic socio-political scientists, and we are discussing the topic in Islamic studies, so the authority will be the Islamic scholars, no one else. इसलिए हम कोट भी उन्हीं को कर रहे हैं। तो बेटा भिजवा दिया ना आपको पिक्चर, हैं? अब आपको क्या चाहिए? ब्लर्ड है या नहीं? पिक्चर तो आपको पहुंच गई है ना इंशाल्लाह। जी, रिफ्लेक्सेस शार्प करने के लिए मैं आपको लिखने का कहता हूं। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको पिक्चर भेजना कोई गुनाह है। मैं बार बार जो कहता हूं ना आपको लिखें लिखें, पॉइंट्स नोट करें, मैं आपके रिफ्लेक्सेस शार्प करने के लिए कहता हूं। सो आपको मालूम है द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ सियासी निज़ाम चल रहे हैं, उनमें सबसे फेमस इस वक्त है जिसको आप कहते हैं डेमोक्रेसी, जमहूरियत। जी, तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, एंड इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इस्लामिक डेमोक्रेसी एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसी। और फिर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल एंड अदर वन इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। सो इन दिस वे ऑफ गवर्नमेंट दे क्लेम गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जिस तरफ ज्यादा लोग हों उसकी बात मान ली जाए। और एक और सिस्टम जो दुनिया के अंदर डिक्टेटरशिप का है या मोनार्की, बादशाहत या आमरीयत, यह है जमहूरियत और ये होती है आमरीयत। इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप, दूसरी को कहा जाता है लिमिटेड डिक्टेटरशिप। महदूद आमरीयत
या महदूद बादशाहत या मुतलकुल अनान बादशाहत या आमरियत। मुतलकुल अनान, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप में सब अथॉरिटीज दे आर कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन। एक आदमी के पास सारे इख्तियारात होना और किसी के पास कुछ ना हो। वन मैन शो होता है बेसिकली। जी, एंड इन लिमिटेड डिक्टेटरशिप अख्तियारात लिमिटेड नहीं होते, हर एक आदमी के पास सारे इख्तियारात नहीं होते, बल्कि दूसरों को भी इख्तियारात दिए जाते हैं सर्टेन लेवल तक। तो इसको कहा जाता है लिमिटेड डिक्टेटरशिप। क्या इस्लाम का निज़ाम इनमें से कोई है या इस्लाम का कोई अपना निज़ाम है? हमने डिस्कस ये करना है। सो यू मस्ट नो Islam has its own system of governance that is not borrowed from these systems, and this system of Islam is called Shura. Shura इस्लाम के निज़ाम हुकूमत का नाम क्या है? कंसल्टेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यार ये नहीं लिखते यार, तो नहीं क्या है, कंसल्टेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस्लाम के अंदर ना तो डिक्टेटरशिप है और ना ही इस तरह की डेमोक्रेसी है जिसमें हर आदमी से राय ली जाए। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी का कानून तो इस्लाम का नहीं है, इस सेंस में कि अगर जाहिल लोग एक तरफ हों ज्यादा और अक्लमंद कम हों एक तरफ, तो अक्लमंदों की बात को रिजेक्ट करके जाहिलों की बात को मान लिया जाए, तो ऐसा उसूल तो इस्लाम में कहीं नहीं है। अलबत्ता इस्लाम हैज रिगार्ड फॉर the consultation and suggestions of people. It gives regard to opinion of the public, of course, इसलिए कि इस्लाम में freedom of speech भी तो है। Keep in mind, the Islamic system of government is dependent upon consultation. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was advised by Allah subhanahu wa ta'ala to consult his companions in state matters. According to Surah Al Imran, verse number 159. Surah Al Imran, verse number 159. Washawirhum fil amr. O Prophet, consult your companions in state matters. Consult your companions. Consult them. अच्छा, इस्लाम में आपको मालूम है कि वैसे तो हर काम में मुशावरत और मशवरे का हुक्म है। You need consultation of certain people who have proper knowledge about that particular job which you are going to do. कोई काम जो आप करने जा रहे हैं उसके हवाले से इस्लाम का जो आपके लिए एडवाइस है वो ये है कि उसमें मशवरा कर लीजिए। जाहिर है मशवरा आदमी अपने से बेहतर से करता है, आमतौर पे यही होता है ना कि ये बेहतर समझता होगा इसलिए इससे मशवरा कर लिया जाए, वैसे तो हर काम में। लेकिन इन स्टेट मैटर्स स्पेशली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज एडवाइज्ड, जो काम जितना अहम होगा उसमें मुशावरत उतनी जरूरी होगी। Where there are the decisions to be made in interest of public, लोगों के मफादात में जो फैसले करने होते हैं जाहिर है वो हुकूमत करती है, तो इतने अहम मामलात में तो कंसल्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी होगी। So the people who have
expertise in the field of governance, they should be consulted. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों से मुशावरत किया करते थे उनमें टॉप मोस्ट तो वो 10 लोग हैं जिनको आप अशरा मुबशरा कहते हैं। मालूम है ना, उन 10 सहाबा के नाम आप जानते हैं। और फिर उन 10 में से सबसे ज्यादा जिनसे मुशावरत होती थी वो जो बाद में पायस कैलिफ्स के नाम से मशहूर हुए, खुलफाए राशिदीन। और फिर इनमें टॉप मोस्ट जो शख्सियत हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, जो बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सक्सेसर और खलीफा हुए। तो अल्लाह के रसूल इनसे मुशावरत किया करते थे। ये एक ट्रेनिंग थी मुसलमानों की कि यू हैव टू कंसल्ट। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला अपने नबी को हर काम वही की रोशनी में करने का हुक्म देते हैं। आपको मालूम है, ये हम पढ़ आए हैं। सेकंड सोर्स ऑफ शरिया को जब हमने डिस्कस किया था, हदीस को, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह के रसूल वही की रोशनी में हर काम करते थे। ये वही गैर मतलू होती थी। डू यू नो वही गैर मतलू, ये हमने पढ़ी थी ना, वही मतलू एंड वही गैर मतलू। याद आता है आपको? कैन यू रिकॉल? लेकिन जब स्टेट मैटर्स चलाने की बात आई तो अल्लाह अपने पैगंबर को यह कह देते कि जैसे मैं वही भेजूं वैसे वैसे हुकूमत करें, मदीना की इस्लामिक स्टेट को वैसे चलाएं जैसे जैसे मैं आपको हिदायत देता जाऊं। इट वॉज क्वाइट पॉसिबल, बट अल्लाह डिडंट लाइक दिस। ही एडवाइज्ड हिज प्रॉफिट टू कंसल्ट द पीपल। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? What is the wisdom behind it? इसके पीछे क्या हिकमत है? अभी भी तो वही भेजते और अल्लाह के नबी हुकूमत करते, बात खत्म। क्यों कहा कि आप मुशावरत करें? डू यू नो? आपके जहन में आती है कोई बात? सोचते हैं अगर आपको कोई बात जहन में आती है। शाबाश, गुड। द आंसर इज फॉर द जनरल पब्लिक। आम लोगों को निजाम सिखाया जा रहा है कि नबी के ऊपर तो वही आएगी और वो हुकूमत कर लेंगे वही के जरिए। हालात जब तब्दील होंगे बाद में, वही तो नहीं आएगी अब किसी पर, और कोई नबी भी नहीं आएगा। व्हाट विल द पीपल डू? सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन यू सर्टेन प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द गवर्नेंस इन द होली कुरान, and then he has advised to consult। तरबियत थी ये, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिस was for तरबियत of the companions of prophet who had to take over the matters after the demise of prophet sallallahu alaihi wasallam। अल्लाह के नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जिन लोगों ने हुकूमती निजाम को चलाना था उनकी तरबियत थी इसमें, और उनके थ्रू पूरी उम्मा की तरबियत थी, फॉर एंटायर मुस्लिम उम्मा। यू हैव टू मेंटेन योर गुड गवर्नेंस कंसीडरिंग दीज पॉलिसीज गिवन बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो अल्लाह के रसूल को यह हुक्म दिया गया। और कुरान मजीद में पूरी एक सूरत है जिसका नाम है सूरह शूरा। सूरह शूरा की वर्स नंबर 38। सूरह शूरा वर्स नंबर 38। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। Their state matters are settled through consultation। ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह ने उसूल बताया है सूरह शूरा में कि ये अपने हुकूमती मुआमलात किस तरह से चलाते हैं, थ्रू शूरा। और आपको ये जानकर खुशगवार हैरत तो होगी कि आपका जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता है नेशनल असेंबली और सेनेट का, उसको शूरा का सेशन ही कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये शूरा है।
क्योंकि अब यहां पे लेजिस्लेशन होनी है। और मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं, देयर आर 3 organs of state. One is called legislative, then executive, and then judiciary. लेजिस्लेटिव का माना मुकन्निना या कानून साज इदारा। देन कम्स इंतजामिया, जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके बाद क्या है? अदलिया। ये तीनों ऑर्गन्स हैं स्टेट के। सो सेनेट और नेशनल असेंबली का जो सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन, उसको शूरा का सेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेजिस्लेशन डिस्कस होती है वहां, और उसका नाम वही है क्योंकि कानून, आपका आईन, कॉन्स्टिट्यूशन 1973, इट इज क्वाइट इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रीएम्बल इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। मालूम है आपको? यह आपको जरूर पढ़ना चाहिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन। जो सीएसएस का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, इनको 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए, और खासतौर पे इस्लामियात के हवाले से इट्स इस्लामिक आर्टिकल्स तो आपको मालूम होनी चाहिए। वही आपको, यही तो मैं दावत दे रहा हूं कि आपने ये अब पढ़ना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ना है, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। तो आप मुझ पे डाल रहे हैं कि आप ही हमें बताइए। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी इस्लामिक आर्टिकल्स को आप पढ़ लें, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना भी पढ़े तो। और उसका जो इब्तदाइया है, दैट इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है मालूम है आपको? आप इसको कहते हैं करारदाद मकासिद। 2 रेजोल्यूशन हैं, आपके पाक स्टडीज में आपने पढ़ी थी उस वक्त, तो खैर हम शऊर के साथ थोड़ा पढ़ते थे, तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते थे। एक थी पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 और दूसरी थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। तो आज आप प्लीज याद रखिएगा, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी, इसका मकसद था कि पाकिस्तान बनाना कैसे है, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, इसका मकसद था पाकिस्तान चलाना कैसे है। ये तो मुख्तसर सा जुमला तो याद रह जाएगा ना। वो पाकिस्तान बनाने के लिए थी, ये पाकिस्तान के चलाने के लिए थी। ये बहुत अहम बात है। अब पाकिस्तान चलाना है, 49 में डिसाइड ये हुआ कि वी डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री, तो अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की तरफ जाना चाहिए। पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना है 1956 में। तो गोया कि आपका मुल्क, ये जो बीच में 9 साल गुजरे, ये एक एडहॉक टाइम पीरियड था, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन आप अपना मुल्क चला रहे थे। फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया है 62 में, फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त आपके मुल्क में वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 73 में हुआ है। एंड दिस इज द एग्रीड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑफ कोर्स इट इज एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसका प्रीएम्बल क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को शामिल किया गया इसके प्रीएम्बल में, इब्तदाइये में, एंड दैट सेज नो लेजिस्लेशन विल बी मेड दैट कॉन्ट्राडिक्ट कुरान एंड सुन्ना। कोई ऐसा कानून मुल्क में नहीं बनाया जाएगा, कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जाएगी जो कुरान और सुन्ना को कॉन्ट्राडिक्ट करती हो। तो इस हवाले से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आपको गाइडेंस दे रहा है इस्लाम के पॉलिटिकल थॉट के अकॉर्डिंगली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए उसको शूरा कहा जाता है सेशन को, क्योंकि इस्लाम उसको शूरा कह रहा है।
लिहाजा चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक है तो इसके लिए उन्होंने वो टर्म भी इस्तेमाल की है, एंड दैट इज वेरी एनकरेजिंग कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक है। बस है पेपर्स में, ये भी मानना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। दैट इज डिफरेंट डिस्कशन, वो हम उस तरफ नहीं जाते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, गवर्नमेंट बनती कैसे है? द प्रॉफिट इन हिज लाइफ ही हिमसेल्फ वाज हेड ऑफ स्टेट। मदीना की इस्लामिक रियासत, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर जिक्र करते हैं, उसके हेड ऑफ स्टेट कौन थे? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। And after demise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr took over the matters after consultation of certain people at Saqifa Bani Saida। एक जगह है, वहां पर कंसल्टेशन हुई अंसार की। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया गया और फिर जनरल बैत उनकी हुई मस्जिद नबवी में। अब यहां समझ लीजिए खूब, उस जमाने में जो सिस्टम था उसको कहा जाता था बैत, द सिस्टम ऑफ बैत। बैत का माना होता है द प्रॉमिस टू फॉलो, प्रॉमिस टू फॉलो, कि हम इसकी बात को मानेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे। इसको इस प्रॉमिस को कहते हैं बैत करना। तो अल्लाह के नबी की बैत करते थे लोग, आते थे और कहते थे जो आप कहेंगे वी विल लिसन एंड वी विल ओबे। इसको एक लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं मैं आपके लिए, अगर आपको याद रह जाए। इसको कहते हैं समा ओ तात, अरबी में, अरेबिक में समा ओ तात। इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू लिसन एंड ओबे। दिस इज कॉल्ड बैत, अरेबिक वर्ड। अब आज के जमाने में बैत नहीं होगी। अब क्या है? उस जमाने की आबादी, आज की आबादी, आप देखें कितना जमीन आसमान का फर्क है, इतना एवोल्यूशनरी प्रोसेस है बीच में हालात के अंदर। तो इसलिए तो इस्लाम ने फिक्स नहीं किया, अल्लाह के नबी को कहा कि इस फिक्स तरीके को चलाएं, नहीं, इसमें चेंजेस आती रहेंगी। इज्तिहाद इसीलिए तो है। इज्तिहाद क्या है? दरअसल एक लेजिस्लेशन है। इज्तिहाद क्या है? दरअसल एक लेजिस्लेशन है, और इसके लिए जो बेस्ट फोरम है, मैंने आपको तब भी कहा था, अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल, दैट इज योर पार्लियामेंट। द पीपल हु बिकम पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, they should have enough competence for conduction of ijtihad। अब आप जरा सोचिए, मुज्तहिद की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने। इफ यू कैन रिकॉल, द पर्सन हु कंडक्ट्स द प्रोसेस ऑफ इज्तिहाद, ही इज नोन एज मुज्तहिद, एंड मुज्तहिद शुड हैव दीज क्वालिटीज। नंबर 1, थॉरो नॉलेज ऑफ कुरान एंड सुन्ना, a firm grip on Arabic literature and language. He should be a pious person. He should have academic excellence and integrity. He should have a good moral character. ये सारी खूबियां हमने पढ़ी थी ना। He should be competent in the present and modern knowledges, contemporary knowledges. ये सारी खूबियां उसमें होनी चाहिए। ऐसे लोग, इकबाल का विजन ये था कि सच पीपल शुड बिकम पार्ट ऑफ योर पार्लियामेंट। अब हमारे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये आपको उस वक्त पूछना चाहिए था, कैन विमेन कंडक्ट इज्तिहाद, ये आपको उस वक्त पूछना चाहिए था जब हम इज्तिहाद पढ़ रहे थे। अब हम इज्तिहाद तो नहीं पढ़ रहे, मैं तो अब रेफरेंस दे रहा हूं। देखिए ना, अब आप मुझे पीछे घसीट रहे हैं। उस वक्त ये बात आई थी डिस्कशन में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुज्तहिद थी, इसका मतलब ख़वातीन इज्तिहाद कर सकती हैं ना, अगर उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं। दे कैन कंडक्ट इज्तिहाद इफ दे हैव दीज क्वालिटीज। बस इतनी सी बात है, अंडरस्टूड बात है। सो दिस इज द विजन ऑफ इकबाल। सच पीपल शुड बिकम पार्लियामेंटेरियंस,
and they should conduct the process of ijtihad at the forum of parliament. This is the best place. अब देखिए ना बेटा, यही तो, इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया ना। 73 इयर्स गुजरने के बावजूद आप ऐसे अफराद भी तैयार न कर सके जो पार्लियामेंट को चला सके। दिस इज द लोएस्ट एब ऑफ डिटेरियोरेशन। ये ज़वाल का निचला तरीन दर्जा है कि आपको ऐसे अफराद ना मिले जो पार्लियामेंट के मेंबर बने और उनके अंदर ये खूबियां हों। तो फिर हमने किया क्या? This job was done by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He prepared some people to take over the matters of state after the demise of Prophet. यही तो काम होता है करने का, जो हमने कभी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे। खैर, ये अगला बहस है। सो कैसे बनेगा ये सिस्टम? अल्लाह के नबी के बाद तो लोगों ने अबू बकर की बैत कर ली, अबू बकर के बाद उमर की बैत होगी, उमर के बाद उस्मान की होगी, उस्मान के बाद अली की बैत होगी और बात खत्म। यूनानिमसली लोग काम चलाते रहे। लेकिन अब कैसे होगा? तो याद रखिए, ये जो आप जिसको वोट कहते हैं आज, वोट, बैलेट पेपर, ये आज इस्तेमाल किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ बैत। बैत की बजाय अब क्या होगा? वोट, वन वोट फॉर वन पर्सन। डेमोक्रेसी ये कहती है the person who is 18 years old or above and has a valid ID card, he or she can cast his or her vote. यही है ना? इस्लाम इससे नहीं टकराएगा। दिस इज कॉल्ड शूराए आम। ये आम शूरा है। दो तरह की गोया के शूरा हो गई, एक आम और एक शूराए खास होगी, जिसको आप अपनी कैबिनेट कह लें, जो हुकूमत के निजाम को चलाएगी। शूराए आम, जनरल पब्लिक, जिनसे आप राय लेंगे हुकूमती निजाम बनाने के लिए। शूराए खास, वो लोग जो पार्लियामेंट का हिस्सा हो गए, उनसे आप राय लेंगे हुकूमत चलाने के लिए। पहले है हुकूमत का बनाना, फिर है हुकूमत का चलाना। How to formulate the body, governing body, and how to govern, ये अब आपकी शूरा खास होगी। हज़रत उमर के दौर में यही दो बॉडीज थी, एक आम शूरा, जनरल पब्लिक, और एक खास शूरा, जो उनके करीबी अफराद, जो एक्सपर्ट थे डिफरेंट फील्ड्स के, जिनसे हजरत उमर राय लिया करते थे। ये हमने पढ़ना है, ये सिस्टम अलहदा से भी। जो गवर्नेंस ऑफ पायस कैलिफ्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पायस कैलिफ्स, ये हम अलहदा से भी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बनता है। सो आज अगर आपका यही सिस्टम बैलेट पेपर के थ्रू चंद रिकमेंडेशंस हैं, अगर उनको इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो ये इस्लामी बन जाएगा। कोई इस्लाम आपको खला के अंदर जिंदगी गुजारने का उसूल तो नहीं सिखाता ना, इसी जमीन के ऊपर उसूल सिखाएगा ना। लिहाजा जो लोग यहां रह रहे हैं, उन्हीं में से ही आप लोगों से राय लेंगे ना, जैसे भी हैं। अब क्या होगा? पहली बात तो ये, द पीपल हु आर कीन एंड कंसर्न टू गेट द गवर्नेंस, वो कहते हैं हुकूमत हमें मिलनी चाहिए, बस किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। इस्लाम इसको नापसंद करता है। सच पीपल विल हैव सम पर्सनल मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हुकूमत का काम बहुत अहम है, ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। If someone likes to get this huge responsibility, why? आखिर वो क्यों लेना चाहता है? सवाल तो है ना। अच्छा देखिए, मैं आपको मिसाल देने लगा हूं। आप अभी माशाल्लाह
जिस एज ग्रुप में हैं, अभी आप लोग के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं हैं। आपके फादर माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो आपकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। तो मुश्किल उन पर है या आप पर? जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मुश्किल में हैं या आप? आपने तो कहा जी मुझे फीस जमा करानी है, इतने पैसे दे, उनने दे दी, आप मजे में। लेकिन जब आप ऑन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फिर ये मुश्किल किस पर होगी? आप पर होगी। तो जो लोग मुश्किल चीज ओन करना चाहते हैं, व्हाई दे लाइक टू ओन दीज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हुकूमत हमें मिल जाए। इस्लाम कहता है ये पसंदीदा नहीं है। ये बहुत अहम बात है। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जब उनको बादशाह वक्त ने यह कहा कि यू हैव टू एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड काजी, ही रिफ्यूज्ड और कहा कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दैट। इमाम अबू हनीफा इतने बड़े फकीह और वो ज्यूरिस्ट स्कॉलर, और कह रहे हैं आई एम नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट। बादशाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो, तुम कॉम्पिटेंट हो। एट दिस इमाम अबू हनीफा सेड, इफ आई टेल अ लाई, डू यू थिंक अ लायर पर्सन शुड लीड द पीपल? ही शुड हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस। अगर मैं झूठा हूं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या झूठे आदमी को काजी और जस्टिस होना चाहिए? यानी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये ओहदा ना दिया जाए, क्योंकि ये मुश्किल काम है। खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई तो इसकी जवाबदेही बड़ी मुश्किल है, अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त है। सो जो लोग हुकूमती इख्तियारात लेने के लिए एफर्ट्स कर रहे हों, इस्लाम उसको तो डिस्करेज करता है। और हमारे यहां तो है ही यही, डेमोक्रेसी में तो है ही यही। सारे बैनर्स खुद बनवाते हैं और नीचे लिखा होता है बाय सपोर्टर्स। ये सपोर्टर्स की तरफ से है, सपोर्टर्स की तरफ से कोई नहीं होते, पैसे सारे वही खर्च कर रहे होते हैं कि हमें वोट दो, मेरे बगैर निजाम नहीं चलेगा, मैं आया तो मुल्क ठीक होगा वरना नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। सो इसका मतलब यह हुआ चंद रेक्टिफिकेशंस हैं, अगर वो सिस्टम के अंदर आ जाएं तो यही बैलेट पेपर आपका वैलिड हो जाएगा इस्लामिक सिस्टम को फॉर्मुलेट करने के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। चलाना आगे और बात है, वो अभी बताता हूं बनता कैसे है। अभी तो सिर्फ वोट से बन रहा है ना। मैं कह रहा हूं कि इफ यू मेक सम रिकमेंडेशंस एंड रेक्टिफिकेशंस फॉर दिस सिस्टम, these amendments will make it Islamic. Number one, you have to enhance your literacy rate. अपनी, अब मैं लिखने लगा हूं, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में और किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान होते हैं। जब ये सवाल आता है ना इस तरह का, तो आप परेशान होते हैं कि इसका क्या लिखें। तो अब आप प्लीज इसको समझ लें खूब कि मौजूदा सिस्टम को इस्लामिक सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। यह सवाल होता है, व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, हाउ कैन वी कन्वर्ट द प्रेजेंट गवर्नेंस सिस्टम टू इस्लामिक, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। मैं क्या रिकमेंडेशन बता रहा हूं? पहली बात क्या कही है मैंने, किस चीज को एनहांस करें? लिटरेसी रेट, इसको एनहांस करें, बढ़ाएं, शरह-खानदगी बेहतर करें। लोगों को पता तो हो कि इस बैलेट पेपर के यूज से क्या रिजल्ट निकलेगा। व्हाट लाइज इन द यूज ऑफ दिस पीस ऑफ पेपर विच इज कॉल्ड बैलेट पेपर। लोगों को तो पता ही नहीं। वो तो कहते हैं जी इस दफा हमारा मशवरा हुआ है। मशवरा किसका हुआ है? घर के लोगों का। हमारी बिरादरी ने यह फैसला किया है कि इस दफा फलां को वोट देना है। ये बिरादरी के फैसले से नहीं होता ये। दिस इज माय पर्सनल डिसीजन। ये पर्सन टू पर्सन होगा कि मुझे इतना शऊर और अवेयरनेस हो कि मुझे किसको वोट कास्ट करना है। जी अब देखिए ये बात, जो गली बनवा के देगा उसको वोट देना है। अब ये हमारे यहां प्रॉब्लम है। बल्कि ये तो बहुत बड़ी बात की है आपने। जहां से बिरयानी
खाएंगे, जहां से कीमे वाले नान खाएंगे, उसको वोट दे देंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये क्यों है ऐसा? लिटरेसी रेट उसूल बनाया हमने, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, और मेजॉरिटी किन लोगों की है? लिटरेसी रेट कितना है आपका इन ट्रू सेंस? वैसे तो 54% क्लेम किया जाता है, लेकिन इसमें वो लोग शामिल हैं जो सिर्फ नाम लिखना जानते हैं। इफ समवन कैन राइट हिज और हर नेम, दे से दे आर लिटरेट पीपल, एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे हैं। किसी से कहें ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, वो कहे जी 1 2 3, आप कहें माशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे हैं। भाई यूं नहीं, देयर शुड बी अ सर्टेन क्राइटेरिया। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड श्रीलंका में 99% लोग पढ़े लिखे हैं, और एक सर्टेन क्राइटेरिया उनके। आप जाकर कैंपस देखिए, इदारे देखिए, आपको हैरत होगी। हमारे यहां तो हमने तो अभी प्राइवेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बैन कर दिया कि लोग प्राइवेट नहीं पढ़ सकेंगे। जैसे आप पहले एफएससी तक आप पढ़े, आपके हालात ऐसे हो गए कि आप आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, आपको काम करना पड़ रहा है, तो आप साथ प्राइवेट पढ़ते रहते थे कि आपने चलो बैचलर कर लिया, बीए कर लिया कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ, फिर आप 2 साल के बाद आप फिर थोड़ा सा पढ़ के आगे मास्टर्स कर लेते थे। अब उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, अब सिर्फ आप जाकर एडमिशन लें। भाई लोग फैसिलिटेट करते हैं दुनिया में एजुकेशन को, और आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम दुनिया में कामयाबी से चल रहा है, हमारे यहां वो सिस्टम फेल होता जा रहा है। लेकिन अभी भी तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसको मेरी बात समझ ना आ रही हो। मैं जैसे फिजिकली क्लास के अंदर पढ़ाता हूं, मैं उसी टोन, उसी मूड और उसी कुव्वत के साथ आपको पढ़ा रहा हूं जैसे मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूं। मैं यही, आई सपोज यू ऑल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टॉकिंग टू यू। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में है बेटा, हमारे यहां इसको फेल किया जा रहा है, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। लिटरेसी रेट को आप एनहांस करें, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म होगी। एक चीज। नंबर 2, लिटरेसी रेट के साथ एज लिमिट, लोअर एज लिमिट को बढ़ाया जाए। लोअर एज है आपकी 18 ईयर्स, जबकि 18 ईयर्स का शख्स, बच्चा या बच्ची, दे आर मेडिकली एडल्ट, ऑफ कोर्स दे हैव सर्टेन मैच्योरिटी इन सर्टेन मैटर्स, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन इन पॉलिटिकल मैटर्स दे आर नॉट मैच्योर। इनको नहीं पता, ये तो जिंदाबाद मुर्दाबाद में गुम हो जाते हैं। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, हालांकि गिरती हुई दीवारों को तो रिपेयर करना चाहिए, ना कि एक धक्का देना चाहिए। एक जगह पे जाके आप तराने सुनते हैं, एक इलेक्शन कैंपेन में, एक इलेक्शन ऑफिस में, कैंपेन ऑफिस में, दूसरे के यहां खाना खाते हैं, तीसरे की एयर कंडीशन गाड़ी में बैठते हैं, और चौथे को जाके वोट कास्ट करते हैं। ये तो हमारी मैच्योरिटी है। सो बहुत जरूरी है, ये कितनी होनी चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड कि इतनी एज हो और इतनी ना हो। दिस इज द जॉब ऑफ योर पार्लियामेंट। उसके फ्लोर पे ये डिस्कशन आनी चाहिए कि हमारे यहां चेंज और बेहतरी क्यों नहीं आती, उसकी रीजन क्या है। रीजन ये है कि पीछे से जो लोग आपके किंग मेकर्स हैं, वो तो आपकी जनरल पब्लिक है। उनके अंदर अगर अवेयरनेस नहीं है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। हज़रत उमर की क्या एज थी, डू यू नो? डू यू नो व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत उमर एट द टाइम ऑफ बैथ? डू यू नो? ये क्वेश्चन बिल्कुल इनवैलिड क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन कोई और बनता है। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ और बनता है, यहां जो आपने पूछा है ना, ये क्वेश्चन नहीं बनता। भाई दोनों चीजें आ रही हैं, अभी मैं करने लगा हूं, सिर्फ ये नहीं है। मैंने अभी सिर्फ एक एलिमेंट डिस्कस किया है, एज ऑफ वोटर्स और एज ऑफ योर कैंडिडेट्स।
बोथ आर इंपॉर्टेंट। अगर आप एक 19 साल 20 साल के नौजवान को पार्लियामेंट का मेंबर बनाना चाहें, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता आपको, इस्लाम डेफिनेटली इसको पसंद नहीं करता, इसलिए कि आपको अहम डिसीजन लेने होते हैं वहां पर। और आप अगर 20 साल का नौजवान आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता, तो ये तो कहेगा न्यूक्लियर बम चला दो, तो कहेगा, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं आपको उसूल समझा रहा हूं। आज के दौर में, उस जमाने की दौर की, मैंने कहा है ना, एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन के साथ चीजें आपको कंसीडर करनी होती हैं, इसलिए तो इस्लाम ने फिक्स नहीं किया। इस्लाम ने आपको उसूल सिखा दिया कंसल्टेशन का, हर जमाने के लिहाज से कंसल्टेशन कीजिए और डिसीजन कीजिए कैसे चलाना है सिस्टम। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उसी चीज के साथ कि उस वक्त क्या था। उस वक्त जो डिसीजन हुए वो उस वक्त के हालात के लिहाज से थे, एंड दे वर एक्यूरेट डिसीजन ऑफ कोर्स, बट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस नाउ वी हैव टू कंसीडर why the system is not getting better, what are the reasons? Number 1, literacy rate. Number 2, lower age limit. इसको enhance करें। कितनी होनी चाहिए ये हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ ये recommendation देंगे, करना चाहिए। नेक्स्ट, upper age limit. upper age limit 95 years के एक बुजुर्ग को स्ट्रेचर पे लाया जाता है और उसकी स्टैंप करवा दी जाती है, अंगूठा लगवा दिया जाता है, कहते हैं जी वोट कास्ट हो गया। उसको पता ही नहीं कि मैंने क्या किया है। ही इज नॉट इन सेंसेस। सारे 90 इयर्स के लोग सेंसेस में ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं आम तौर पे ये हो रहा है हमारे यहां। मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्व किया अपनी आंखों से। अम्मा जी को उठा के ले आए बेटे और वो उस बेचारी से अंगूठा लगवा दिया, ऐथे ला दो अंगूठा। जी आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भाई याद रखिए, बैत सारे करते हैं, बैत वोट नहीं होता। मैंने आपको कहा था बैत इज नॉट वोट। आज आप वोट कास्ट करवा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये जो वोट है, दिस इज नॉट द प्रॉमिस टू फॉलो। बैत क्या होती थी? प्रॉमिस टू फॉलो, वो और चीज थी। अब जो हो रहा है वोट क्यों हो रहा है कि फॉर्मुलेट करने के लिए सिस्टम कैसे चलाएं। आबादी ज्यादा है, उस जमाने में इतनी आबादी नहीं होती थी, लिहाजा आज के दौर में यह सिस्टम वैलिड है कि आप वोट कास्ट कराने को रिकमेंड करें। लेकिन उसकी बेहतरी के लिए आपको क्या करना चाहिए, ताकि जो लोग आए आपके पार्लियामेंट के अंदर वो बेहतर अफराद हों, उसके लिए लिटरेसी रेट बेहतर करें, लोगों का मैच्योरिटी लेवल, उसके लिए एज लिमिट, देन सर्टेन थिंग्स फॉर कैंडिडेट्स। योर कॉन्स्टिट्यूशन सेज ही शुड बी सादिक एंड अमीन। और जब हम ये कहते हैं कि आपके मेंबर्स को सादिक और अमीन होना चाहिए, तो इसका माना यह नहीं है कि वो माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से कोई सादिक और अमीन हो जाएगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है ही शुड हैव अ साउंड मॉरल कैरेक्टर, अ गुड रिप्यूट एंड फेम। उसकी शोहरत अच्छी हो, उसके बारे में ये मशहूर हो कि ये आदमी अच्छे किरदार का है, ये होश में रहता है। ये ना हो कि पता चले कि ये रात को किसी से मिलता ही नहीं है क्योंकि होश में नहीं होता। यही तो कह रहा हूं, यही तो बता रहा हूं कि इट इज इंक्लूडेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 62 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 62, एंड इट शुड बी एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराने आते हैं, उस वक्त इसको एक्टिवेट किया जाए कि ईदर ही इज
सादिक और अमीन और नॉट उस वक्त हो ना, तो बहुत जरूरी बात है। जी यार पहले ये तो पढ़ लें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, खुदा के लिए इसको तो परसीव कर लें। आपने एग्जाम में लिखना है, इलेक्शन तो नहीं लड़ना ना आपने, क्या ख्याल है? आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पहले ये लिख लें, पढ़ लें जो आपको पेपर में लिखना है। अभी तो ये शऊर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पेपर में पॉलिटिकल सिस्टम लिखना आना चाहिए, फिर है कि आपको फॉलो करना आना चाहिए, वो बाद पे आएगी वो फेज। सवाल आपके इस तरह के हैं जैसे लगता है कि आप कैंडिडेट्स हैं और आपको अगला इलेक्शन लड़ना है। भाई आप सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं, नॉट द कैंडिडेट्स ऑफ एमएनए और एमपीए इस वक्त जहां हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको उस सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, उसके फ्लॉज भी साथ साथ डिस्कस हो रहे हैं और उसको कैसे इस्लामिक सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हमारी डिस्कशन है जो बुक्स ने डिस्कस नहीं की आपकी। जी तो क्या कहा मैंने, सादिक और अमीन वाली आर्टिकल कब एक्टिवेट की जाए? जब एक आदमी इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने आता है कोर्ट के अंदर। क्यों? कि अगर ये सादिक और अमीन नहीं है, निप द इविल इन द बर्ड, इसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करना चाहिए। जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, कहते हैं ये तो स्मगलर है, ये रस्सागीर है। उस वक्त क्यों नहीं आपने इसको एक्टिवेट किया? अवाम का इतना पैसा जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लगा है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने पे, वो क्यों जाया किया आपने? हाँ, अगर वो सादिक और अमीन था एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, बाद में कोई खामी पैदा हुई, उसने कोई क्राइम कमिट किया, देन यू हैव टू एक्टिवेट आर्टिकल 63। अब इसकी टर्मिनेशन कैसे होगी? ये नाअहल करार पाएगा, उसका भी तरीका मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अब कैंडिडेट्स के लिए है चीजें, ये नहीं जिसका दिल चाहे, जिसके पास पैसा हो, ब्लैक मनी वाले, स्मगलर्स, चोरियां और रस्सेगिरियां करवाने वाले, वो आपके पार्लियामेंट के अंदर मेंबर बन जाएं और फिर आप उनसे तवक्को करें कि ये इज्तिहाद कंडक्ट करेंगे, तो कैसे होगा? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आप इन चीजों को एक्टिवेट करें। तो फिर उम्मीद है कि यही प्रेजेंट सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, इट विल गिव बेटर रिजल्ट। लेकिन हम इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, हमारे यहां तो ये उसूल है ही नहीं, जैसे भी हैं बस ठीक है। और हमारे लोग कहते हैं जी वो जैसा भी है हमारे साथ तो अच्छा है, यानी मानते हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है लेकिन हमारे साथ तो अच्छा है, हमारे तो नाजायज काम भी करवा देता है, लिहाजा ये अच्छा है। ये सोच खत्म करने की जरूरत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम गिव्स यू गाइडेंस इन सूरह निसा, सूरह निसा वर्स नंबर 58 एंड 59। अब ये सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसको इस्लाम आपको बताने लगा है। कुरानी वर्सेस अब आपको मैं वो देने लगा हूं जो इस सिस्टम की इन बातों को सपोर्ट करेगी जो मैंने आपको बताया। मुज्तहिद तो बेटा होता ही है, मुज्तहिद तो होता ही सादिक और अमीन है, वो तो इसके बगैर तो मुज्तहिद नहीं होगा। ये आम बात कर रहा हूं मैं। सूरह निसा वर्स नंबर 58, इन्नल्लाह यामुरुकुम, सूरह निसा वर्स नंबर 58, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह commands you people to hand over the state matters to those people who are competent for it। ये अब जनरल पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि हुकूमती मामलात उनके सपुर्द करो जो इसके लिए कॉम्पिटेंट हो। ये सारी डिस्कशन देखे पीछे हमने की है ना, कौन लोग कॉम्पिटेंट होंगे, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, यही हम डिस्कस करते आ रहे हैं ना। अब अल्लाह कह रहे हैं इन लोगों को दो, आप हुकूमती मामलात इनको सपुर्द करो, ये वोटर्स के लिए है। द पीपल हु आर कॉल्ड एज वोटर्स टुडे, they are being advised by Allah subhanahu wa ta'ala, hand over the state matters to those people who are competent, जिनके अंदर ये अहलियत हो,
इन लोगों को दो, ये मयार अपने सामने रखो। और फिर अल्लाह कहता है व इज़ा हकम तुम, इसी आयत में, व इज़ा हकम तुम बैनन नास, and when you judge among the people, when you run the state matters, an tahkumu bil adl, do this through proper justice। हुकूमती अख्तियारात उनके सपुर्द करो जो क्या हूं इसके लिए अहल हो, और जब तुम लोग फैसले करो यानी हुकूमत में आ जाओ, हुकूमत का हिस्सा बन जाओ, तो फिर अदल के साथ करो। यू हैव टू रन द गवर्नेंस सिस्टम जस्टली, ट्रांसपेरेंटली। दोनों हिदायत आ गई हमारे लिए, जनरल पब्लिक के लिए, कि उन लोगों को आप वोट कास्ट करें जो कॉम्पिटेंट हैं इसके लिए, जिसके अंदर ये क्वालिटीज हैं जो हम भी हमने डिस्कस की। और जब वो लोग हुकूमत का हिस्सा बन जाएं तो उनको क्या चाहिए कि हुकूमती काम अदल के साथ करें अपने अपने डिपार्टमेंट में, जिस जिस शोबे में वो कर रहे हैं। एक आदमी मिनिस्टर है, दिस इज सूरह निसा वर्स नंबर 58, ऊपर लिखा हुआ है बेटा। देन सूरह निसा वर्स नंबर 59, सूरह निसा वर्स नंबर 59, ये बहुत अहम आयत है। ये दोनों आयत कोई एक बच्चा भी मिस ना करे हुकूमती सिस्टम को, सियासी सिस्टम को डिस्कस करते हुए। जी क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह इज एड्रेसिंग द बिलीवर्स, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू बिलीवर्स, अतीउल्लाह, ओबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व अतीउर रसूल, and obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, व उलिल अम्र मिनकुम, and obey your rulers among you। तीन इताअतें, फर्स्ट ओबीडियंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सेकंड ओबीडियंस ऑफ द प्रॉफिट, थर्ड ओबीडियंस ऑफ योर रूलर्स। जो तुम में से तुम्हारे हुक्मरान है ना, उनको भी ओबे करो। अब यहां प्लीज कंसीडर दीज पॉइंट्स। नंबर 1 अल्लाह की इताअत, नंबर 2 अल्लाह के रसूल की इताअत, नंबर 3 हुक्मरानों की इताअत। The first two obediences are unconditional। पहली दो इताअतें गैर मशरूत हैं। Whatever Allah commands, whatever the Prophet commands, you have to surrender and obey unconditionally। क्योंकि गलती की कुछ बात ही नहीं हो सकती उसमें। अल्लाह की बात में, अल्लाह के रसूल की बात में गलती का इम्कान ही नहीं है। लिहाजा जो भी वो कहें आपको सरेंडर करना होगा, ओबे करना होगा। बट इन थर्ड ओबीडियंस दिस इज कंडीशनल, दिस इज नॉट अनकंडीशनल। हुक्मरानों की इताअत करो, लेकिन उस सिलसिले में करोगे इफ देयर कमांडमेंट डजंट कॉन्ट्राडिक्ट द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट। हुक्मरानों की हर वो बात ओबे करोगे जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो। इन केस अगर कोई ऐसी बात हुक्म देते हैं तुम्हारे हुक्मरान जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉलो, यू आर नॉट सपोज्ड टू ओबे। इसको आगे अल्लाह ने इसी आयत में बयान किया है, इसी आयत में आगे, फ़इन तनाज़ातुम, फ़इन तनाज़ातुम फी शै, if there is some difference of opinion in any matter, there is a tie। हुक्मरान एक बात का हुक्म देते हैं और आप कहते हो कि ये तो अल्लाह और उसके रसूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, हम नहीं मानेंगे। अब ये टाई बन गई है ना, टाई बन गई है ना।
कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फिर क्या करो? अल्लाह ने फिर उसका तरीका बताया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, फिर क्या करना है? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, then you have to go back to the obedience of Allah and His Prophet. Return, वापस लौट आओ किसकी तरफ? अल्लाह और उसके रसूल की कमांडमेंट की तरफ। These are the principles कि आपको हुक्मरानों की इताअत करनी है, ऑफ कोर्स, लेकिन उस काम में नहीं होगी जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ हो। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। यहां एक हदीस भी मैं कोट कर दूं आपको। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ला ताअता ले मखलूक, ला ताअता ले मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, don't obey the people disobeying your Lord. अपने खालिक को, अपने क्रिएटर को नाराज करके, उसकी नाफरमानी करके मखलूक की इताअत नहीं होगी। और हुक्मरान जाहिर है मखलूक है। जी भाई, आपको बात समझ आ रही है मेरी? आपको इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है? पेपर की लिखवाने के लिए तो चंद पॉइंट्स काफी हैं। मैं वही आपको अभी अभी यहाँ पे आउटलाइन बना देता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट भी हो, जब आप लिखने बैठे ना, एक कॉन्सेप्ट के साथ लिखें। हदीस के रेफरेंस में मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपने सिर्फ लिखना है आगे हदीस, क्योंकि इसके रेफरेंस में फिर रावी का नाम, फिर हदीस की कैटेगरी, वो सारा देना पड़ता है, जो कि आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जिसके आगे आप हदीस लिखेंगे वो वाकई हदीस हो। ये ना हो कि कुरान की आयत के आगे हदीस लिख दें, क्योंकि हर अरबी इबारत हदीस नहीं होती, या किसी की कोटेशन हो और आप उसको हदीस लिख दें। बस ये आपने देखना है। ठीक हो गया? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन अस सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब इस तरीके से जो हुकूमत बनेगी उसको कुरान कहता है कि ये है इस्लामिक गवर्नेंस, ये है इस्लामिक स्टेट, एंड इट विल हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह से जो हुकूमत बनती है, इस तरह से जो रियासत चलती है, उसको कहते हैं ये इस्लामी रियासत है। उसके अंदर कुछ खूबियां होंगी। क्या क्या होंगी? नंबर वन, इट विल बी एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। यह रियासत एक नजरियाती रियासत होगी। इसकी कोई आइडियोलॉजी और थॉट होगा। ये कलर एंड कॉस्ट की बुनियाद पर नहीं बनेगी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर यह रियासत नहीं बनती। ये इस्लामी रियासत है तो ये एक नजरियाती रियासत होगी। नंबर टू, सोल सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इक्तदार आला किसका होगा? अल्लाह का होगा। सोल सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नेक्स्ट, दिस स्टेट विल नॉट बी अ सेकुलर स्टेट। सेकुलरिज्म नहीं होगा इसके अंदर। सेकुलरिज्म क्या होता है? लादीनी तसव्वुर नहीं होगा। यह रियासत लादीनी रियासत नहीं होगी। लोग कहते हैं ना कि रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। दिस इज सेकुलर कॉन्सेप्ट, नॉट इस्लामिक। इस्लाम में सियासत है भाई। यह सियासत अरबिक वर्ड है, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन लिखवाई है। इंतहाई जाहिल है वो आदमी, लेट मी अलाउ टू से, द पर्सन हु सेज रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट एंड स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। ये इंतहाई जाहिलाना तसव्वुर है, पता नहीं कहां से आया। इफ वी फॉरगेट, आप क्यों फॉरगेट करते हैं? भूलते क्यों हैं? यही तो एग्जाम है भाई।
इफ वी फॉरगेट, तो फिर क्या करें भाई? आप फॉरगेट, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो फिर मैं भी यहां यही कहूं सॉरी जी वो मैं भूल गया हूं, तो आज भाई इतना ही काफी है। तो अगर आपके साथ वो पॉसिबल है तो मेरे साथ भी तो पॉसिबल होना चाहिए ना। जैसे आप भूल जाएं और पेपर में ना लिखें, ऐसे मैं भूल जाऊं और मैं लेक्चर वहीं पे क्लोज कर दूं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? फिर मैं जस्टिफाई करूंगा कि मैंने लेक्चर दिया है। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने पेपर में सही लिखा है जब आप भूल गए हैं? तो भाई नहीं भूलना, यही तो कह रहा हूं। क्यों भूलना है? आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो नहीं भूलना। सेकुलर मैटर्स के साथ डील करने का मतलब जहां लिखा है बुक में वो ये माना नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसका माना ये है कि इस्लाम हर एक को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना अलाउ करता है। इसका माना ये है। इस सेंस में उन्होंने कहा है सेकुलर, क्या आपका अपना रिलीजन है, उनका अपना रिलीजन है, दे फॉलो देयर ओन रिलीजन, देन इस्लाम हैज नो कॉन्फ्लिक्ट। इस सेंस में है ये। लेकिन कोई ये कहे कि इस्लामिक स्टेट इस सेंस में सेकुलर स्टेट है कि इस्लाम एंड रिलीजन इज द पर्सनल मैटर ऑफ इंडिविजुअल्स, सो रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, दिस इज रॉन्ग। फिर तो ये सारी डिस्कशन ही हमारी नल एंड वॉइड है जो हम कर रहे हैं। फिर तो हम एक जुमला लिखें कि इस्लाम के अंदर कोई सियासी निजाम नहीं है, इसलिए सियासत दीन का हिस्सा नहीं है। तो फिर हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये डिस्कशन बता रही है कि पॉलिटिक्स इज पार्ट, इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लामिक सिस्टम। आप समझे? यस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इसलिए तो मैंने कोट किया था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो। क्या क्या बताया मैंने? इस्लामिक स्टेट क्या होती है? आइडियोलॉजिकल स्टेट होती है। नंबर 2 मैंने क्या बताया जी? इस्लामिक स्टेट में क्या होगा? सोल सॉवरेंटी किसकी होगी? अल्लाह ताला की होगी। एंड द अथॉरिटीज विच यू पीपल एंजॉय, दे आर जस्ट अ ट्रस्ट। जो अख्तियारात लोगों के पास होंगे ये अमानत होंगे, अमानत। बीइंग सीएसपी ऑफिसर यू आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। आप इन अथॉरिटीज को यूटिलाइज करेंगे बिकॉज दिस इज अमाना, ये अमानत है। जैसे दिल चाहे नहीं जी। सोल सॉवरेंटी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के पास है असल हुकूमत, हम तो जस्ट वी आर द कस्टोडियंस। हमें अल्लाह ने एक अमानत दी है अख्तियारात की शक्ल में, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर अपने अख्तियारात को यूटिलाइज करेगा एज पर एडवाइस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। गवर्नर अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करेगा, चीफ मिनिस्टर एटसेट्रा। ब्यूरोक्रेसी अपने अख्तियारात को उसी तरह से यूटिलाइज करेगी। नेक्स्ट, इट विल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट के अंदर थियोक्रेसी नहीं होगी। थियोक्रेसी क्या होती है? थियोक्रेसी को उर्दू में कहते हैं पापाइयत। यानी जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर था कि चर्च के पास सारे अख्तियारात हों, चर्च के पास वो सुप्रीम। यूं नहीं है भाई कि आपके पास सारे रिलीजियस ओरिजिन के लोग ही आए, ये जरूरी नहीं है कि मस्जिद के लोग आए सारे या मदरसे के लोग आए सारे, यूं नहीं है। फ्रॉम ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ पीपल कैन बिकम पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। कोई बिजनेसमैन आ सकता है, कोई इंजीनियर आ सकता है, कोई डॉक्टर आ सकता है, कोई बहुत बड़ा फ्यूडल लॉर्ड भी आ सकता है, ऑफ कोर्स कोई भी आ सकता है जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता होगा। थियोक्रेसी इस मानी में इस्लाम के अंदर नहीं है। आप यू गॉट माई पॉइंट जी? इस्लाम के अंदर थियोक्रेसी भी नहीं होगी और ये स्टेट सेकुलर स्टेट भी नहीं होगी। जिसका आपको मालूम है स्टेट, द रिलीजन ऑफ स्टेट इज इस्लाम, कॉन्स्टिट्यूशन सेज। आपका आइन कहता है कि रियासत का मजहब क्या है? इस्लाम है। यानी आपकी रियासत लादीनी रियासत नहीं है। थियोक्रेसी का माना कोई खास ओरिजिन के लोग जो मजहबी हों, सिर्फ मस्जिद से पढ़े हुए हों सिर्फ और मदरसे के पढ़े हुए हों,
सिर्फ वही सिस्टम का हिस्सा बने, इस तरह का तस्वर इस्लाम में नहीं है। हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग आएंगे और फिर वो बैठकर कंसल्टेशन से सिस्टम को चलाएंगे। हर शोबे के एक्सपर्ट मौजूद होंगे और तो गोया के इस्लामिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन शूरा। ये जो निजाम हुकूमत बन रहा है इसकी बुनियाद किस चीज पर होगी? कंसल्टेशन पे होगी, शूरा पे होगी। अगली खूबी इसके अंदर क्या होगी? इट विल बी अ वेलफेयर स्टेट। ये हमेशा फलाही रियासत होगी। इस्लामिक स्टेट इज ऑलवेज अ वेलफेयर स्टेट। इसका क्या माना है? इसका माना है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर एंड कास्ट एंड रिलीजन। तभी वो फलाई रियासत है। बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, आगे लिख लें, दिस इज द बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स टू ऑल द सिटीजन। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के हकूक का ख्याल रखेगी, नहीं नहीं नहीं, ऑल द सिटीजन जो भी स्टेट के अंदर रहते हैं। इसीलिए तो वो वेलफेयर स्टेट है। अब उसमें क्या क्या शामिल है? हाय हाय भाई, कुछ लोगों की बात को छोड़ दें, अभी आप ये प्लीज फोकस करें जो मैं बता रहा हूं। तो ये खुद ब खुद निगेट होती जाएंगी, ये बातें जो आपने सुन रखी हैं ये तो खुद ब खुद निगेट होती जाएंगी। जो आपकी गलत चीजें होंगी निगेट होती जाएंगी, जो अच्छी चीजें होंगी वो वेरीफाई होती जाएंगी। जो आप ठीक जानते हैं वो नॉलेज आपका वैलिड होता जाएगा, जो गलत आपके जहनों में बातें होंगी वो खुद ब खुद निगेट होती जाएंगी इन पॉइंट से। बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना। बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है? सर्वाइवल, लाइफ, जिंदगी की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ऑनर एंड प्रॉपर्टी, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, all these facilities which you enjoy in your normal life, these are the basic human rights, and this is responsibility of Islamic State to कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी जी। जी जी बेटा, नेक्स्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इस्लामिक स्टेट। सियासी इस्तेहकाम होना जरूरी है। रियासत तभी कुछ डिलीवर कर सकती है जब वो पॉलिटिकली स्टेबल होगी। इधर से धरना, उधर से प्रोटेस्ट, जिसका दिल चाहे आके हुकूमत को फेल कर दे, इस तरह की चीजें इस्लामी रियासत में नहीं होती। यहां याद रखिए, ये बात बड़ी अहम है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माना यह है कि आप अगर कोई ऐसे टेक्निकल फ्लॉज नहीं है स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर, तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी हुकूमत के चलने को रुकावट बने। हाँ, अगली चीज अहम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर इन इस्लामिक स्टेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थियोक्रेसी बेटा उर्दू में बताया तो था मैंने आपको, पापाइयत कहते हैं इसको, लिखा हुआ है, ये देखें इतना बड़ा लिखा है मैंने जी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? आजादी इजहार राय। यू कैन एक्सप्रेस योर राइट्स विदाउट हर्टिंग माई राइट्स। दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कि आप अपने हकूक का इजहार कर सकते हैं किसी दूसरे के हक को डिस्टर्ब किए बगैर। द मोमेंट यू हर्ट द राइट्स ऑफ अदर पीपल, इट इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये गलत मानी लिए जाते हैं, वो जी हमने जुलूस निकाला हमारा हक है, हमने एहतजाज किया हमारा हक। भाई एहतजाज कीजिए, दूसरों के हकूक को डिस्टर्ब ना करें। अगर दूसरों के हकूक डिस्टर्ब होते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भाई। पूरी दुनिया में इस उसूल को माना जाता है। इंटरनेशनली दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड फिनोमिना जी। भाई समझ आइए बात की। लीगल इक्वालिटी, कानूनी मुसावात, कानून की नजर में सब बराबर होंगे।
नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, लीगल इक्वालिटी, कानूनी मसावत, जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, अदल सबके लिए एक जैसा, ट्रांसपेरेंट, इंस्टेंट, स्पीडी जस्टिस फॉर ऑल। जी समझ आ रही है बात की? नेक्स्ट, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इस्लामिक स्टेट के अंदर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, यह भी इस्लामिक स्टेट की जिम्मेदारी है। इस्लामिक स्टेट की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस्लामिक स्टेट। भाई जहां इस तरह की स्टेट होगी तो वो इस्लामिक स्टेट होगी, अदरवाइज नाम की होगी, हकीकत में वो स्टेट इस्लामिक नहीं होगी। अब चंद रेफरेंसेस नोट करें प्लीज। सूरह हज वर्स नंबर 41, सूरह हज वर्स नंबर 41, सूरह आराफ वर्स नंबर 54, सूरह आराफ वर्स नंबर 54। ये आयत आप कोट करना कभी ना भूलिए, अला लहुल खल्क़ वल अम्र। ये आयत आपको भूलनी नहीं चाहिए जो मैं बता रहा हूं, अला लहुल खल्क़ वल अम्र। इसका माना है कि अला को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लो, LO, लो, खूब सुन लो, लो। टू हिम एलोन, टू हिम का मतलब अल्लाह की तरफ, टू हिम एलोन बिलोंग, टू हिम एलोन बिलोंग द क्रिएशन एंड द कमांड, to him alone belong the creation and the command. Surah Araf verse number 54. Next, Surah Yusuf verse number 40. Surah Yusuf verse number 40. Enil hukmu illa lillah, enil hukmu illa lillah। इसका माना है सॉवरेंटी बिलोंग्स टू नन बट अल्लाह, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू नन बट अल्लाह। मैं ये रेफरेंसेस क्यों लिखवा रहा हूं आपको, प्लीज ये आपको कोट करने आने चाहिए। देन सूरह माइदा वर्स नंबर 50, सूरह अल माइदा वर्स नंबर 50। देन सूरह यूनुस वर्स नंबर 14, सूरह यूनुस वर्स नंबर 14। ये इंसान का वाइसरेजेंट होना, जमीन पर अल्लाह का खलीफा और नाइब है इंसान। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्ज, सूरह यूनुस वर्स नंबर 14। सूरह नहल वर्स नंबर 90, सूरह नहल वर्स नंबर 90। देन सूरह नूर वर्स नंबर 55, सूरह नूर वर्स नंबर 55। सूरह तौबा वर्स नंबर 33, सूरह तौबा वर्स नंबर 33। सूरह फतह वर्स नंबर 28, सूरह फतह वर्स नंबर 28। बाकी आप लिख चुके हैं। सूरह शूरा वर्स नंबर 159, सूरह शूरा वर्स नंबर 159। सूरह शूरा वर्स नंबर 38, सूरह शूरा वर्स नंबर 38। सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान की वर्स नंबर 159, सूरह आले इमरान वर्स नंबर 159। भाई दिस इज द सिस्टम। इसमें क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका करक्स बता दूं। पहली चीज,
यू हैव टू डिफाइन द पॉलिटिक्स। आप कहेंगे सियासत कहते किसको है और किसकी, मैंने आपको मशहूर सोशियो पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस्लाम के बताए हैं, उनके नाम लिखेंगे। इमाम गजाली, उसकी किताब अहयाउल उलूम, इब्न खल्दून की किताब मुकद्दिमा, शाह वलीउल्लाह की किताब हुज्जतुल्लाह अल बालिगा। इसमें अब आपने देना है पॉलिटिक्स को डिफाइन करना है। उर्दू वाले उर्दू में करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, इस रेफरेंस के साथ। जब आपने ये लिख लिया पेपर में सबसे शुरू में, तो यू हैव गिवन इंप्रेशन टू एग्जामिनर कि आपने पढ़ा हुआ है। ये हर आदमी नहीं लिख सकता जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने ये लिख लिया तो इंशाल्लाह आप एग्जामिनर को ये इंप्रेशन दे लेंगे। उसके बाद आप बताएंगे द ट्रेडिशनल वेज ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, दुनिया के मुरव्वजा हुकूमतें कौन सी हैं, दुनिया की रिवायती मुरव्वजा हुकूमतें कौन सी हैं। नंबर 1 क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितनी किस्मों की होती है? इसी शूरा को इस्लामिक डेमोक्रेसी कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में ये जो हमने शूरा का निजाम डिस्कस किया है, इसको आपकी बाज बुक्स में इस्लामी जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एंड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, इसमें लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से इस सेंस में उन्होंने जमहूरियत कहा है क्योंकि अवाम की राय आम शूरा से ली जाती है। आम शूरा जिसको मैंने कहा था ना उमर के दौर में, तो वो आम शूरा का मतलब जमहूर कहते हैं अवाम को, अरबी में जमहूर इसलिए कहा जाता है, जमहूर की राय ली जाती है चूंकि, लिहाजा उसको इस्लामी जमहूरियत भी कहा जाता है। तो जमहूरियत 2 तरह की हमने कहा, एक इस्लामी जमहूरियत और एक मगरबी जमहूरियत। और फिर ये कि मगरबी जमहूरियत में प्रेसिडेंशियल वे ऑफ गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट्री वे ऑफ गवर्नमेंट भी है। और फिर ये कि आमरीयत होती है, दुनिया में आमरीयत 2 तरह की है, एक एब्सोल्यूट है, एक लिमिटेड है। हमारा निज़ाम शूरा का है, इसको आप इस्लामिक डेमोक्रेसी कहें या शूराई निज़ाम कहें, इट्स ओके। शूरा का निज़ाम हुकूमत के अंदर स्टेट के ऑर्गन कौन कौन से हैं मैंने अभी बताया, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और क्या है, जुडिशरी है। अच्छा जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हिमसेल्फ वाज हेड ऑफ स्टेट। हुकूमत के जो अख्तियारात हैं, अथॉरिटीज, दे आर जस्ट अमाना, ये सब अमानत हैं। सोल सॉवरेंटी किसकी है? अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने 3 ओबीडियंसेस का हुक्म दिया है, ओबीडियंस ऑफ अल्लाह, ओबीडियंस ऑफ हिज प्रॉफिट एंड ओबीडियंस ऑफ योर रूलर्स। इस्लामिक स्टेट बनेगी, इस स्टेट के अंदर क्या खूबियां होंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सारी उसमें आप लिखेंगे। मैंने रिकमेंडेशन बताई कि अगर ये चीजें हम इसमें दुरुस्त कर लें तो यही प्रेजेंट सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, इट विल बिकम क्वाइट इस्लामिक। अब एक बात करके बात को मैं समेटने लगा हूं, अल्लामा इकबाल को कोट करने लगा हूं। अल्लामा इकबाल मरहूम ने ये बात लिखी है जिसको हम आमतौर पे कोई लिफ्ट नहीं करवाते, शायद पता ही नहीं होता हमें। उन्होंने कहा है कि गुरेज अज तर्ज जमहूरी, ये शेर में लिख रहा हूं उनका, ये फारसी में है। गुरेज अज तर्ज जमहूरी गुलामे पुख्ता कारे शो के दर मगजे 200 खर फिक्र इंसानी नमे आयद। इकबाल ने कहा है कि स्टे अवे फ्रॉम द डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नमेंट, जमहूरी निजाम से दूर हो जाओ। इससे मुराद वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। मगरबी जमहूरी निजाम से दूर हो जाओ, गुलाम पुख्ता कारे शो एंड होल्ड द शूरा सिस्टम फर्मली, शूरा के निजाम को मजबूती से पकड़ लो। क्यों? आगे उन्होंने दलील दी है कि दर मगजे 200 खर, 200 गधों के दिमाग में फिक्र इंसानी नमे आयद, एक इंसान जैसी सोच नहीं आ सकती। यानी एक तरफ 200 गधे हों और एक तरफ एक आदमी हो, इंसान हो, तो आप कहेंगे ज्यादा उस तरफ हैं तो इनकी बात मान लो। इकबाल कह रहे हैं ये है डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी। चाहे वो लोग शऊर रखते हैं या नहीं रखते, वो कहते हैं इनकी बात मान लो क्योंकि ये ज्यादा है। अब इकबाल ने इंसान को गधा नहीं कहा, ये आपके जहन में हो, कोई ये ना समझे कि इकबाल ने इंसान की इंसल्ट की है, गधा। उन्होंने कहा है जो इंसान शऊर नहीं रखता, तो ये जानवर हुआ ना। इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इंसान शऊर के साथ पैदा हुआ है, इसके अंदर अल्लाह ने कैपेबिलिटीज रखी हैं और इसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी हैं। अगर ये उनको कंसीडर नहीं करता तो फिर ये जानवरों की तरह है। कुरान ने भी ऐसे लोगों को जानवर कहा है, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, दे आर लाइक एनिमल्स बट वर्स देन द एनिमल्स। जो लोग शऊर नहीं रखते, अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलते, अल्लाह के हुक्म को समझते नहीं, फॉलो नहीं करते, तो ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं।
वो भी अपने काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह ने उनको सिखाए हैं, ये उससे भी बदतर है। सो इकबाल के अकॉर्डिंगली इस जमहूरी निजाम को वो कंडेम कर रहे हैं जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का है। जो इस्लामिक डेमोक्रेसी जिसके लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है उसको इकबाल ने शूरा का नाम दिया है, गुलाम पुख्ता कार शो, शूरा। लिहाजा ये शूरा का निजाम इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यही निजाम अल्लाह के नबी ने इंप्लीमेंट किया मदीना की इस्लामी रियासत में। दिस वाज द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट डेवलप्ड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ इन हिज लाइफ। और 10 साल तक अल्लाह के रसूल उसके हेड ऑफ स्टेट रहे और आपने इस निजाम को इंप्लीमेंट किया और आपके बाद आपके सक्सेसर्स पायस कैलिफ्स ने इसको इंप्लीमेंट किया। और वो निजाम जो आपके बाद शुरू हुआ वो 11 AH से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स एट 40 AH। 11 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक ये जो 30 years का टाइम पीरियड है इसको कहा जाता है पायस कैलिफेट, खिलाफत राशिदा इसको कहा जाता है। और ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 11 to 13 AH। जो दूसरा टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 13 to 23rd AH। जो तीसरा टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 24 to 35 AH। और जो चौथा टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 35 to 40 AH। ये चार टाइम पीरियड हमने डिस्कस करने हैं। पहला टाइम पीरियड दैट इज अबाउट 2 years and 3 months। दूसरा दैट इज 10 years and 6 months। तीसरा दैट इज अबाउट 12 years। फोर्थ दैट इज अबाउट 4 years and 9 months। इसको इंशाल्लाह हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बेटा इसकी पिक्चर भेजें बच्चों को, ये जो अभी लिखा है मैंने इसकी पिक्चर सारी भेज दें बच्चों को जी। ये इसमें मैं लिख दूं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जी, इसकी पिक्चर दे दें इनको। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स इन इस्लाम। इट गिव्स यू अ कंप्लीट सेटअप ऑफ गवर्नेंस and it gives you the concept of good governance and public administration for the welfare of people। और जो आपके रूलर्स हैं they are just to provide you the services। या हुक्मरान आपके दरअसल आपके खादिम हैं। इसको कहा जाता है सैयदुल कौम खादिमुल कौम। जो कौम का सरदार है वो दरअसल कौम का क्या है, खादिम है। तो जो जितनी बड़ी पोस्ट पर है वो कौम को सर्विसेज देने के लिए है, जितनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट चाहे क्यों ना हो। लेकिन अब आप तो माशाल्लाह सुपीरियर सर्विसेज में होते हैं, आप कहते हैं हम तो हैं ही सुपीरियर। नो वन इज सुपीरियर इन इस्लाम। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं यू आर द सर्वेंट्स ऑफ पीपल एंड यू विल हैव अ हाई रैंक बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इफ यू आर रियली गिविंग सर्विसेज टू द पीपल, वेदर यू आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये तीनों अहम ऑर्गन हैं स्टेट के। इसको आपको लिखना आना चाहिए। नहीं, इंग्लिश में कोट करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से पर्शियन में कोट करें। इकबाल की जो बात है उसके अपने लफ्जों में कोट कीजिए, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। ठीक है जी। ये शेर पढ़ देता हूं। गुरेज़ तर्ज जमहूरी गुलामे पुख्ता कारे शो के दर मगजे दो सद खर फिक्र इंसानी नमे आयत। जी इज इट क्लियर? इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी ले लेंगे और आगे डिस्कस भी करेंगे। ये अब आप बुक से पढ़िए, आपको कुछ पॉइंट्स अपनी बुक से मिल जाएंगे। सैयद मौदूदी की किताब इस्लाम का सियासी निज़ाम, उसको भी पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको उसका चीदा पॉइंट सारे डिस्कस कर दिए हैं। और इन 3 रेफरेंसेस को भी कोट कीजिए, शाह वलीउल्लाह को, इब्ने खल्दून को और इमाम गजाली को। ठीक है। और चौथे जो आपको कोट करने के हैं वो सैयद मौदूदी। ही इज वन ऑफ द रिकमेंडेड स्कॉलर्स ऑफ FPSC, यू नो, तो उसको भी कोट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाह खैर। गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।